अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जी, चीज़ें तो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और आपके सामने है, यानी मैं ऐसे नहीं बता रहा होता बात आपको, हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। दो तीन इश्यूज़ हैं, कुछ आज ज़रा हट के बात करूँगा मैं, कुछ तारीख़ी बातें करनी हैं। एक तो मैं बताता चलूँ कि नामवर सियासतदान डॉक्टर अब्दुल कदीर के जो दस्ते राज हैं, डॉक्टर फारूक की नज़रबंदी जो कई सालों पे है, वो ख़त्म कर दी है और ये पाक फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने ख़त्म की है। अब वो आज़ाद शहरी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी मिल सकता है। और 29 नवंबर 2003 को इनको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 4 फरवरी 2004 को नज़रबंदी हुई थी। 20 साल से नज़रबंद थे और वो जो जनरल डॉक्टर कदीर खान के वो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दस्ते राज थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो आपसे आज बताना ज़रूरी है। आगे जो एक बात है वो पहले ज़रा मैं उसका जिक्र कर लूँ, फिर रेड लाइन पे बात होगी, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन से इमरान खान तक के हालात पे वो कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अब हामिद भी ने जो एक बात की, ये बड़ी अहम बात है और वो क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ क्या होगा। ये होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन हर कोई अपने तक जो बात कर रहा है वो ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि एक फ़ौजी अदालत से सज़ा पाने वाले सिविलियन का नाम इदरीस खटक है, जो आज भी रावलपिंडी की अडियाला जेल में पाबंद सलासल है और कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अब तो इमरान खान के साथियों की कहानियाँ भी इदरीस खटक की कहानी के साथ जुड़ने वाली हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कई दीगर वाबस्तान के खिलाफ भी फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने का ऐलान हो चुका है। आज बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान के साथ क्या होगा। ये उसका जवाब वो कहते हैं कि इदरीस खटक के साथ जो कुछ हुआ वही कुछ होगा। हामिद भी वो कहते हैं जी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान को बार बार ख़त लिखे कि एक जमहूरी हुकूमत के दौर में सिविलियन पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाना दुरुस्त नहीं, लेकिन इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। और अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान पर भी फ़ौजी अदालत में, ये एक अलग बात है, ये कंट्रोवर्सी है, ये मामला कोर्टों में चैलेंज होगा मिलिट्री कोर्ट्स की हद तक। और वो कहते हैं कि ये मामला जो है ना, जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछना था कि पाकिस्तान और बरतानिया में कौन सी जंग चल रही थी और बरतानिया को जासूसी के लिए। अब यहाँ जो बात है ना, वो जो बात कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी बात थी कि जो कौन से इनके ऐसे मामला थे, जंग जो बरतानिया को जासूसी के लिए इदरीस खटक को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। अब इस पे वो अपना नुक्ता नज़र बयान करके बताते हैं कि नहीं, चूँकि इमरान खान खामोश था इसलिए उनको ये तो कोई जवाब नहीं है। वैसे मैं बताऊँ आपको, लेकिन आज मैं कुछ तारीख़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ख्वाजा नाज़मुद्दीन से अब तक के हालात, एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की लड़ाई में फ़ौज ही क्यों जीती रही है। ये ज़िक्र मैं, चूँकि कॉलम है बाकायदा, मैं चाहूँगा कि ज़रा, मैं समझता हूँ ये बेहतर है, मोतबर कॉलम है, ये BBC का कॉलम है, अहमद एजाज साहब ने लिखा है यहाँ। ज़रा आप लोगों की आसानी के लिए मैं अपनी नुक्ता नज़र नहीं बता रहा, जो वो नुक्ता है वो ज़रा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्टेब्लिश के माबैन तनाज़े की इब्तिदा तो उनकी वज़ारत उज़्मा के दौर के आखिरी महीनों से शुरू हो गई थी। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों के राय में 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ गिराव के बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी का मुस्तक़बिल करीब में कोई ख़ास इम्कान नज़र नहीं आता। 17 मई को एक वीडियो बयान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक ने एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाए और मुल्क को बचाए। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई हमसे बात करे। और जो तज्ज़ियाकार उनके मुताबिक है, मामला जिस नहज पर आगे बढ़ रहे हैं उसके पेश इमरान खान की बातचीत की पेशकश फिल वक्त पूरी होती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो माजी में सियासतदान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई दो तरफा फासलों की खलीज को वुसअत देकर सियासी हुक्मरानों के इक़्तिदार से महरूम करने का बायस बनती रही है और इसकी इब्तिदा पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गई थी। कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अब वो क़याम पाकिस्तान से पावर एलीट के मामले पर इख्तियारात पर
खींचा था नहीं। अप्रैल 1953 का वाक़या जिसमें उसके वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद अय्यूब खान के मुआवरे से वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। उन्हें एक ऐसे वक्त में हटाया गया जब उन्हें यह सिर्फ ना सिर्फ असम्बली का एतमाद हासिल था बल्कि कुछ ही अरसा कबल वो असम्बली से बजट भी पास करवा चुके थे। और क़य्यूम निज़ाम अपनी किताब जनरल और सियासतदान तारीख़ की अदालत में लिखते हैं कि बाज़ मौख़रीकीन के मुताबिक ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो दस्तूर तैयार करवा रहे थे उसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात कम कर दिए गए थे। नाज़मुद्दीन अय्यूब खान को तोसीह देने और फ़ौज के हजूम को कौमी वसाइल से ज़्यादा बढ़ाने के मुखालिफ थे। क़याम पाकिस्तान के ठीक 11 बरस बाद सन 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लगा दिया गया। कुदरतुल्लाह शाहबनामा में लिखते हैं कि अक्टूबर 1958 में आइन मनसूख करने का कोई जवाज़ न था। इस वक्त पाकिस्तान किसी गैर मामूली बैरूनी ख़तरे से दो चार नहीं था। अंदरूनी ख़तरा सिर्फ ये था कि अगर इंतखाबात हो जाते तो गालिबन सिकंदर मिर्ज़ा को कुर्सी सदारत से हाथ धोना पड़ता या पड़ते। अब देखिए कि सिकंदर मिर्ज़ा के साथ क्या हुआ। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सईद अमजद अली और सिकंदर मिर्ज़ा के दरमियान टेलीफोन बातचीत सुनी और बेटे की शादी सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे से तय होना बाकी थी। सईद अमजद शाह ने शादी की तारीख मुकर्रर करने को कहा तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि अगले चंद दिन बहुत मसरूफ़ हैं, हालात पर मामूल पर आएंगे तो तारीख मुकर्रर हो जाएगी। कहा जाता है कि अमजद अली ने कहा कि हालात मामूल आने में काफ़ी वक्त लगेगा तो सिकंदर मिर्ज़ा ने इसका जवाब दिया कि चंद दिन में अय्यूब खान को सीधा कर दूंगा। वो आगे चलकर लिखते हैं कि अय्यूब खान को टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत से आगाह कर दिया गया लेकिन उस पर 27 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई ना की क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद की ज़रूरियत पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना था। 27 अक्टूबर को अमरीकी सेक्रेटरी के दौरे के अख्ताम के बाद यानी खान और उनकी टीम ने अपने इलेक्शन प्लान के दूसरे हिस्से पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके नतीजे में अय्यूब खान ने रात 10 बजे सिकंदर मिर्ज़ा को सदारत से अलग कर दिया। अब मार्शल को दाखिल करने वाला मार्शल का निशाना कैसे बन गया। अहमद चौधरी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के हवाले से बात हो रही है। मार्शल का सियासी अंदाज में लिखते हैं कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन को तश्कील देने के सिलसिले में एक दफ़ा ये दावा दिया इस मुल्क के मार्शल को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये वक्त की कितनी बड़ी सितमज़रीफ़ी है कि मार्शल की हुकूमत ने उन्हें फांसी दी और दफन किया। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी तारीख में एस्टैब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के माबैन इख्तलाफात का नतीजा कभी सियासी हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हों या जुनेजो, मियाँ नवाज शरीफ हों या बेनज़ीर, यूसुफ रज़ा गिलानी हो या इमरान खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के ख्वाहां थे और जमहूरी बालादस्ती को कायम करना चाहते। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही कई आला दर्जे के फ़ौजी अफसरान को मुलाजमतों के सबकदोश किया और जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान भी शामिल थे। इस तरह फ़ौज की चपलिश के उहदे की मुद्दत में 1 साल कम कर दी। इलावाजी 1972 में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSS का क़याम भी अमल में लाया गया। डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान का आइन में लिखा है ISF के क़याम से फ़ौजी अफसरान जो चौकन्ने हो गए थे। उन्हें पेशेवराना रवायती फ़ौज की जगह अवामी फ़ौज का वो नारा आने लगा जो भुट्टो ने बहुत पहले अपने सियासी तहरीक के दौरान लगाया था। जनरल ज़िया ने बरसर अपने अवलीन इक़दाम के तहत SFS को तोड़ दिया। सियासी तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब FS को फ़ौज के मुतवाज़ी फ़ौज नहीं मानते। उनके मुताबिक FSF फ़ौज के मुतवाज़ी फ़ौज ने बल्कि ये सिर्फ भुट्टो के सियासी मुखालिफिन को काबू करने के लिए बनाएगी। इस फोर्स में ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के अपने वर्कर्स थे जिनका काम भुट्टो के मुखालिफिन को डराना था और काबू में और हालात को काबू में रखना था। और ताहिर कामरान भुट्टो की जानब से 43 फ़ौजी अफसरों की सुबदोशी के तनाज़े में अपनी किताब पाकिस्तान में जमहूरियत और गवर्नेंस में लिखते हैं कि ये फ़ौज पर सिविलियन बालादस्ती के क़याम की जानिब बहुत वाज़ेह इशारा था। आइन के आर्टिकल 271 में किसी भी मुमकिन फ़ौजी मुदाखलत या फ़ौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्जा करने के अमल की हौसला अफजाई के लिए सज़ाए मौत तजवीज़ दी गई थी। जनरल क़याम आरिफ अपनी किताब खाकी साय में लिखते हैं कि भंडारा ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार ज़िया से सवाल किया था कि भुट्टो हुकूमत को क्यों गिराया था। ज़िया ने उसका बिलवास्ता जवाब देते हुए कहा था, किसी रोज़ मैं आपको भुट्टो के बारे में ऐसी मालूमात फ़राहम करूँगा कि हैरत से आपका रवा शजदर रह जाएगा। ज़िया ने भंडारा को बताया कि मुझे पाकिस्तान आर्मी की शिकस्त और रेख कबूल नहीं थी और ज़िया और जुनेजो की सादा लोई भी बर्दाश्त ना कर सके। जनरल ज़िया 1985 में गैर जमाती इंतखाबात इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म के तौर पर मोहम्मद खान जुनेजो का इंतखाब अमल में आया और बेशतर मुखर्रीन के मुताबिक इस इंतखाब की वजह जुनेजो की सादा लोई करार दी गई क्योंकि ज़िया किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे जो बाद में उनकी हैसियत को इस तरह चैलेंज करने की कुव्वत ना रखता। मगर जुनेजो और ज़िया के माबैन ताल्लुकात कुछ अरसे बाद ही ख़राब हो गए थे। बिलाखिर मई 1988 को सदर ने जुनेजो को उहदे से हटा दिया और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। ताहिर कामरान ने किताब में लिखते हैं कि ज़िया की जानिब से जुनेजो को हटाने की वजूहत के पीछे जुनेजो का जनरल ज़ियाउल्लाह के ख्वाहिशात के बरक्स जनेवा मुआहदे पर दस्तखत करना,
उनकी माजूली का बड़ा सबब बन गया। ये बैन अवी तौर पर चीज़ें आप समझते रहें, नोट करते रहें। लावजी रावलपिंडी में ओजड़ी कैंप के वाक़े के जिम्मेदार फौजी अफसरों का मौजूदा इल्ज़ाम ठहराना भी ज़ियाउल हक और जिन्हों के मामले में इख्तलाफात का सबब बना। क्योंकि किताब में लिखते हैं कि फ़ौज सिंधों में पन्नू आकड़ और तीसरी जगहों पर छावनियाँ कायम करना चाहती थी। सिंध के कॉम्प्रेस लीडर्स की मुखालफत करते थे, जिन्होंने ज़िया के ख्वाहिश के बरक्स छावनियों के क्याम के लिए खुलेआम हमायत से गुरेज किया। बेनज़ीर का दोबारा जो इक़्तिदार और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये अगला शुरू होता है। बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 में इलेक्शन में वज़ीर आज़म बनी, मगर अपनी मुद्दत इक़्तिदार को पूरा ना कर सकी। ताहिर कहमान ने किताब में सईद शफकत का हवाला देकर लिखते, सबसे ताकतवर दायरे के साथ बेनज़ीर के ताल्लुकात की खराबी की 4 वजूहत थी जो उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनी। इसमें एक वजह यह थी कि 1990 में बेनज़ीर ने आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के मामला पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जिसने ऊँट की पेट पर आखिरी तनख्वाह धरने का काम सर अंजाम दे दिया। अब यहाँ नवाज शरीफ की बात शुरू होती है। डिक्टेशन नहीं लूँगा से डॉन लीज तक नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुआजराई। मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा मियां नवाज शरीफ का जुमला अगरचे उस वक्त सदर साकन के खिलाफ की जाने वाली तकरीर का हिस्सा, मगर इसके पीछे जो वजह थी वो इक़्तिदार से हटाने की वजह थी। मियां नवाज शरीफ का जो पहला इक़्तिदार दौर है उसी शोरश और मुहाजराई की नज़र हो जाता है, मगर जब दूसरी बार वज़ीर आज़म बनते हैं तो वहाँ में अक्सरियत का एतमाद लेकर बनते हैं, मगर फिर भी अपना दौर मुकम्मल करने से कासर ठहरते हैं और जनरल मुशर्रफ उन्हें हटाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं। आयशा सिद्दीकी ने अपनी किताब पाकिस्तानी आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप में लिखा है कि नवाज शरीफ की पॉलिसियों के बरक्स फौज ने अपने दायरे को महफूज रखने के खदशात के पेश नज़र इक़्तिदार पर कब्जा किया। फौज का खदशा था कि नवाज शरीफ फौज को अपने कंट्रोल में लाकर डाउन साइजिंग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ फौज ने नवाज शरीफ की जानिब से अक्सरी अमूर मुदाखलत को भी नापसंदगी से देखा। जरूर उस वक्त रईस साहब का ख्याल है कि जब नवाज शरीफ के पास 1947 के इलेक्शन में 2 अक्सरियत आ गई तो वो फौज के काबू में ना रहे और उन्हें भुट्टो की तरह सिविल सुप्रीमेसी लागू करने की कोशिश की। एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी माजराई के बावजूद सन 2013 में नवाज शरीफ आम इंतखाबों के नतीजे में तीसरी बार वज़ीर आज़म बने, मगर तीसरी बार भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। सन 2016 में खबर सामने आई जो आने वाली तारीख में डॉन लीग्स के अनुमान से मशहूर होगी। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की तायाद नाली के पीछे एक बड़ा मोहर डॉन लीग्स रही है, और मैं नहीं मानता इस बात को। इस खबर को रिकवाने में नाकामी की बुनियाद पर परवेज रशीद वज़ीर इत्तलात को ओहदे से हटा दिया गया। इस मामले की संगीनी खुलकर उस वक्त सामने है जब पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के सरबराह मेजर आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से डॉन लीग से मुतल्लिक़ जारी इलामे की तरदीद करते हुए ट्वीट किया था कि यह नोटिफिकेशन मुस्तरद किया जाता है, ताहम बाद में हुकूमत नोटिफिकेशन मुस्तरद करने वाले ट्वीट वापस ले ली गई। रियासत के अंदर रियासत का बयान देने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी 22 दिसंबर 2011 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली के चौधरी निसार अली का नुक्ता तराज़ जवाब में खिताब करते हुए कहा था कि रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर फौज और मुतल्लिक़ा इदारे वज़ारत दफ़ा के मातहत नहीं है और मुत्तहदा हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद अगर यहाँ हुकूमत में हुकूम रही है तो इससे पार्लियामेंट जमहूरियत के वाकई बुक्कत और फ़ायदा नहीं। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल अशफाक रोज़ कियानी ने महमूद और करम जसीम के चौकी के तौर पर फौजी जवान से कहा कि पाकिस्तानी फौज जमहूरियत की हमायत करती और करती रहेगी, फौज इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करेगी। रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। मुल्क की तारीख में कई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, जिसकी बड़ी वजह अक्सरी और सिविल क़यादत में तनाज़ात बरकरार पाई जाती है। इस हवाले से सियासी तजज़ियाकार सईद जाफर अहमद का कहना है कि माजी का इस वक्त से कोई वक्त मारूजी पस नज़र और हक़ाइक़ कामिल होना है। अगर कुछ मिलते जुलते नताइज निकल आए तो अलग मामला है। इस हवाले से अपना जैगम खान ने कहा है कि हमें सबसे के पोलिटिकल एलीट ग्रुप के तौर पर भी देखना चाहिए। पाकिस्तान में ताकतवर अशराफिया के जो ग्रुप्स है उसमें पोलिटिकल साइड है और एक रियासत की साइड है, और पाकिस्तान में जो ताकतवर अशराफिया का बड़ा ग्रुप है वो पाकिस्तान की फौज है। ये दुनिया की तारीख है कि जब भी पावर एलीट को कोई चैलेंज आता है तो अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए ताकत का मुजाहरा करती है। मौजूदा पेश नज़र बात करते हुए जैगम खान का कहना है कि इस वक्त रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। रेड लाइन सिर्फ फौज नहीं होती बल्कि रियासत भी होती है, और फौज की तनसीबात और गर्म मामला किसी भी मुल्क की फौज के लिए काबिल कबूल नहीं। ये बात मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से। वो कहते हैं रियासत इसे अंदरदाज नहीं करेगी। अब सहाफ़ी और एंकर फरिया अदरीस के मुताबिक 9 मई के वाक़यात रियासत की रेड लाइन क्रॉस करने जैसे हैं। मामला कुछ पुरानी इमारतों का नहीं बल्कि मेरे नज़दीक ये बाज़ इलाकों के तकद्दुस को पामाल करने का भी। वो कहती है हम सबकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 9 मई के वाक़यात का जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन क्या इसका मतलब है ख़वातीन को घर से उठा लें? एक सियासी जमात को निशाना बनाने की ये रवायत काबिल तायीद नहीं, और लग रहा है कि इदारों को इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। जो एक कॉलम में छपा है वो अब तक मैंने सामने रख दिया है।
फैसला आपने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।